अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ई कचहरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा अवान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल EDU TV। नाजरीन, अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो शोबा तालीम यानी तहकीकी रिसर्च की अहमियत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्वालिटी रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि हमारे तहकीकी मकाले प्लेजरिज्म से पाक हों। तालीमी रिसर्च के लिए जरूरी है कि हमारे तहकीकी मकाले प्लेजरिज्म से पाक हों। तालीमी और तहकीकी शोबों में प्लेजरिज्म के हवाले से पॉलिसीज इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इसी हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं और इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन सादिया बुखारी साहिबा ने। प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले सादिया बुखारी साहिबा ये बताइएगा कि लफ्ज प्लेजरिज्म से क्या मुराद है, बिलखुसूस जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे अमल हैं जो प्लेजरिज्म के जुमरे में आते हैं। इकरा, ऐसा है कि अगर मैं आसान अल्फाज में प्लेजरिज्म को डिफाइन करूं तो किसी दूसरे के आइडियाज, वर्ड्स और वर्क को अगर कोई अपना नाम देकर पब्लिश करता है तो इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। HEC ने 2023 में एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी वर्जन 2 2003 में लॉन्च की है और इसमें 12 टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म जो हैं वो बयान की गई हैं। इससे पहले जो पॉलिसी थी जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी उसमें इतना एलेबोरेट नहीं किया गया था कि क्या क्या चीज़ जो है वो प्लेजरिज्म के जुमरे में आती है। अगर इन्हीं टाइप्स में से मैं चंद का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, जैसे वर्ड फॉर वर्ड प्लेजरिज्म है। इसमें जो रिसर्चर है जो प्लेजराइज्ड वर्क कर रहा होता है वो किसी आर्टिकल से एज इट इज़ टेक्स्ट उठा लेता है और उसको कॉपी पेस्ट कर लेता है अपने आर्टिकल में, अपनी पब्लिकेशन में, तो ये वर्ड फॉर वर्ड प्लेजरिज्म होगी और प्लेजरिज्म के जुमरे में आएगी। इसी तरह से एक और चीज़ लोग करते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल से एक टॉपिक के ऊपर मटेरियल ले लेते हैं और फिर उस मटेरियल को कंबाइन कर लेते हैं, कोई साइटेशन नहीं करते हैं, कोई रेफरेंसेस यूज नहीं करते, कोई एट्रीब्यूशन नहीं देते हैं उसको, तो इसको भी हम जो है प्लेजरिज्म में ही काउंट करते हैं और इस टाइप को हम कहते हैं मोज़ैक प्लेजरिज्म। फिर आजकल आपको पता है रिसर्चर जो हैं वो अपनी थीसिस या डेजर्टेशन राइटअप के बारे में बड़े परेशान रहते हैं और वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते हैं और टाइम शॉर्टकट यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को एंगेज कर लेते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी की एंगेजमेंट है कि आप घोस्ट राइटर ले लेते हैं और वो आपकी जगह पे आपका डेजर्टेशन लिख देता है या थीसिस का राइटअप कर देता है, तो ये भी प्लेजरिज्म ही काउंट किया जाता है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग जो है प्लेजरिज्म कहते हैं। फिर क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, आप सबको पता है, तो लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन भी बहुत सारे हमें टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जिस पे लोग जो है टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करते हैं और फिर उसको पैराफ्रेज कर लेते हैं। मतलब टेक्स्ट स्पिनिंग का काम जो है ये सॉफ्टवेयर करते हैं और फिर इसको अपने नाम से वो पब्लिश कर देते हैं। एक्चुअली ये किसी दूसरे का काम होता है जिसको वो साइट भी नहीं करते, क्रेडिट भी नहीं देते, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके या ऑनलाइन टूल्स यूज़ करके उनकी स्पिनिंग करके वर्ड्स की उनको अपना काम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये प्लेजरिज्म की ही एक टाइप है, इसको हम सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्स्ट मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं। फिर आ जाता है मैनुअल टेक्स्ट मॉडिफिकेशन के जी अब हमने प्लेजरिज्म से तो बचना ही है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए जो आपने जहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया होता है उसके सिनोनम, कुछ वर्ड्स के आप सिनोनम देख लेते हैं या उससे सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो सिमिलैरिटी इंडेक्स तो शो नहीं होता, मतलब प्लेजरिज्म तो डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये प्लेजरिज्म है कि आपने किसी दूसरे के वर्ड्स को सिनोनम का यूज़ करते हुए अपना काम शो किया है। तो ये भी जो है प्लेजरिज्म की एक टाइप है जिसको हम मैनुअल टेक्स्ट मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा ये बड़ी एक और हमारे पास है टाइप जिसको हम सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म कहते हैं। ये बड़ी यूनिक किस्म की टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे सुपरवाइजर्स, इवन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो कह रहे होते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च जो है वो हमें चाहिए। तो लेटेस्ट रिसर्च के लिए स्टूडेंट मेहनत नहीं करता है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया टॉपिक का मटेरियल, जबकि उसकी रेफरेंसिंग जो है वो लेटेस्ट कर देता है। तो जो ये इनएक्यूरेट रेफरेंसिंग है या साइटेशन है, ये भी प्लेजरिज्म है कि एक्चुअली वो उसका टेक्स्ट नहीं है लेकिन आप लेटेस्ट के चक्कर में उसको लेटेस्ट रेफरेंसिंग कर रहे हैं,
तो ये प्लेजरिज्म की टाइप है। अच्छा, बहुत दफ़ा हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जी ये तो मेरा अपना काम है, मैंने फ़लाँ ईयर में ये आर्टिकल पब्लिश किया था, तो ये तो प्लेजरिज्म नहीं है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूँगी कि बार बार अपना ही किया हुआ काम रिप्रोड्यूस करना और उसको एज ए न्यू नॉलेज रिप्रेजेंट करना, ये भी प्लेजरिज्म में आता है, और इस किस्म की प्लेजरिज्म को हम सेल्फ प्लेजरिज्म का नाम देते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इस नई पॉलिसी में ये बहुत एलैबोरेट कर दी गई हैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि उसको पता हो कि क्या क्या चीज़ प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आती है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो ये बताएगा तालीमी और तहकीकी शोबों में प्लेजरिज्म किस तरह से नुकसानदेह है या किन मसाइल का सबब बन सकता है? देखिए, जब हम रिसर्च कल्चर की बात करते हैं तो या तो फिर हम एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या कोई नई थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर स्कॉलर जो है वो प्लेजराइज्ड वर्क जो है वो रिप्रेजेंट करेगा या उसको अपना बनाकर शो करेगा, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप अपने रीडर को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। दूसरा, इसके और भी जो है वो नुकसानात हैं, जिनमें से चंद एक मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। जैसे कोई फैकल्टी मेंबर है, वो प्लेजराइज्ड वर्क रिप्रेजेंट करता है, या किसी वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है और वो प्लेजराइज्ड वर्क जो है वो अपने नाम से शो करता है, तो उसमें इदारे की रिप्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। न सिर्फ इदारे की रिप्यूट डैमेज होगी, बल्कि उसका एक नुकसान ये है कि अगर वो इदारा कहीं से फंडिंग ले रहा था तो उसको भी कर्टेल किया जा सकता है। तो एक इसका नुकसान ये है। दूसरा, देखिए, जो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज होती हैं उनका काम ये होता है कि हमने स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप करनी है ताकि वो खुद से रिसर्च करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वो प्लेजराइज्ड वर्क करेगा तो उसमें यह है कि उसकी जो क्रिटिकिंग की अंडरमाइन हो जाती है, वो क्रिटिकल थिंकर नहीं बनता, और फिर जब ऐसे स्टूडेंट मार्केट में जाते हैं तो वो इनकॉम्पिटेंट रहते हैं और मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं, ना वो कोई स्कॉलरी वर्क कर सकते हैं। तो ये वो अपनी ही जो कैपेबिलिटी है उसको अंडरमाइन कर रहा होता है। इसके अलावा ये एकेडमिक मिसकंडक्ट या डिसऑनेस्टी तो है ही, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से हैं कि आप जो है अगर आपने फॉल्स एलिगेशन आप पे लग गया है या आप किसी पे फॉल्स एलिगेशन लगा देते हैं, तो END रूल्स के तहत आपकी जो है वो इंक्वायरी हो सकती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, अगर स्टूडेंट हैं, तो आपको एक्सपेल किया जा सकता है। तो इस तरह के इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके लीगल इम्पैक्ट्स भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अगर आप प्लेजराइज्ड वर्क को जो है उसको लेके चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो प्लेजरिज्म को अदबी चोरी या कॉपीराइट में डाका तस्वूर किया जाता है, या HEC की या अगर हम बात करें HEC की, तो HEC की नजर में क्या ये संगीन जुर्म है या नहीं, और अगर है तो इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से कवानीन या पॉलिसीज जो हैं वो तैयार की गई हैं? जी बिल्कुल, ये एक अदबी चोरी है प्लेजरिज्म, और HEC जो है इसको एज ए सीरियस क्राइम ही कंसिडर करता है। अब इसकी रोकथाम के लिए देखिए, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। सिर्फ एक HEC जो है अकेले इसको रोक नहीं सकता है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व तमाम फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्चर्स, एडिटर्स, इन तमाम स्टेक होल्डर्स का इसको रोकने के लिए इंतजाम करना ज़रूरी है। अब वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, HEC ने तो एक पॉलिसी डेवलप कर दी, उसमें गाइडलाइंस दे दी, इवन वो लिंक्स भी दे दिए कि आपने साइटेशन किस तरह से करनी है, आपने कोप गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ प्लेजरिज्म में काउंट होती है, और अगर प्लेजरिज्म आ जाए तो आपने उसको टैकल कैसे करना है कमेटी के थ्रू। ये चीज़ें HEC ने तो बता दी। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हम वक्तन फ़वक्तन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करते रहते हैं और उनसे पूछते रहते हैं, इवन उनसे सर्टिफिकेट भी लेते रहते हैं कि आपने इम्प्लीमेंट किया है इस पॉलिसी को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट या नहीं। लेकिन इसमें दूसरा रोल इंस्टीट्यूशन के पार्ट पे आ जाता है। इंस्टीट्यूशन इसको कैसे रोक सकता है? ये जो हमारी पॉलिसी है या इससे रिलेटेड प्लेजरिज्म, क्या चीज़ प्लेजरिज्म है, इससे रिलेटेड जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के एंड पे। इसके अलावा
रिसर्च एथिक्स का जो कोर्स है वो मैंडेटरी किया जा सकता है इंस्टीट्यूशंस लेवल के ऊपर। और जब सुपरविजन में एक स्कॉलर आता है तो ये सुपरवाइजर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो खुद भी रिसर्च एथिक्स को फॉलो करे और अपने सुपरवाइजरी को भी बाउंड करे कि वो रिसर्च एथिक्स को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है वो फॉलो करे, और फिर वक्तन फवक्तन उसको चेक भी करता रहे। क्योंकि देखें, एक सुपरवाइजर से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसका सुपरवाइजरी जो है उसका इंटेलेक्चुअल नॉलेज कितना है, उसकी स्किल्स कितनी है रिसर्च के अंदर। तो वो इजीली डिटरमिन कर सकता है कि ये प्लेजराइज्ड वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे सामने, या इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि वो डिटरमिन कर सकता है तो वो बाउंड भी कर सकता है कि स्टूडेंट जो है वो रिसर्च एथिक्स को फॉलो करे। इसके अलावा क्योंकि HEC ने रोल क्लियर किया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है, तो अगर कोई कंप्लेन आती है उसको यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म कमेटी के थ्रू ट्रांसपेरेंटली उसको अगर टेकअप किया जाता है और उसका डिसीजन जो है ट्रू मैनर्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक जो है वो वे हो सकता है कि आप जो है इसकी रोकथाम में, प्लेजरिज्म की रोकथाम में एक स्टेप लें। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना रिसर्च की, तो जब हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनकी रिसर्च होती है, वो अपने पूरे सेमेस्टर या तमाम टाइम में रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उसको जो है कॉपी पेस्ट करके पैराफ्रेज करते हैं और उसको अपने नाम से शाया करवा देते हैं। तो किसी और के डॉक्यूमेंट को हासिल करके, पैराफ्रेजिंग करके और किसी और की तहकीक को अपने मुतरादिफ अल्फाज में शाया करवाया जा सकता है या नहीं? देखिए, मैंने स्टार्ट में भी बताया कि ये जो पैराफ्रेजिंग है, अगर वो सिर्फ एज इट इज़ कर ली जाए, उसमें आप रिसर्चर का या आपका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो और कोई साइटेशन ना हो कि आपने किसके टेक्स्ट को पैराफ्रेज किया है, उसमें प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग नहीं है, आप ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट नहीं देते हैं, तो ये प्लेजरिज्म की ही एक किस्म है। चाहे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई यूज़ करें टूल, या आप इसको मैनुअली सिमिलर वर्ड यूज़ करके खुद मैनुअली इसको करें, तो ये प्लेजरिज्म ही है। प्रॉपर साइटेशन अगर आप देंगे पैराफ्रेजिंग के साथ, ऑथर का क्रेडिट है, प्लस आपका अपना कि आप इसमें लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब जाके ये प्लेजरिज्म के जुमरे से बाहर निकलता है। अदरवाइज अगर खाली आप किसी के टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर देते हैं तो ये प्लेजरिज्म ही है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा सादिया बुखारी साहिबा के प्लेजरिज्म के अमल में जो मुलविस अफराद होते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक क्या इसकी कोई सजा मुख्तस की गई है या आज से पहले किसी को कोई इस हवाले से सजा दी गई है? देखिए इकरा, ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, और जो HEC की एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी है वर्जन 2 2023, इसमें जो सज़ाएं मुख्तस की गई हैं वो भी एकेडमिक नेचर की ही हैं। लेकिन इस पॉलिसी में एक जो मैं कहूँगी कि गुड इनिशिएटिव लिया गया है वो ये है कि इसमें ग्राउंड्स बता दिए गए हैं। पहले जो पेनल्टीज़ हैं उनको 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है, माइनर, मीडियम एंड मॉडरेट। और फिर इनके ग्राउंड्स कि अगर इस किस्म का प्लेजरिज्म पाया जाता है, ये कमेटी के थ्रू इसको प्रोब किया जाएगा, लेकिन कमेटी अगर प्रोब करती है और ग्राउंड्स जो बताए गए हैं उनमें से देखती है कि ये कौन से ग्राउंड में लाइक कर रहा है, तो फिर उसी नेचर की उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है, और इससे पहले होती रही है। फर्क सिर्फ ये था कि ग्राउंड्स क्लियर नहीं थे। समटाइम्स ऐसा होता था कि माइनर नेचर की प्लेजरिज्म होता था, लेकिन उसको जो सज़ा दे दी जाती थी वो मेजर लेवल की दे दी जाती थी। तो इस चीज़ को, ये जो हमारी नई पॉलिसी आई है उसमें बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया है, और इसमें ग्राउंड्स बता दिए गए हैं कि अगर ये ग्राउंड्स होंगे तो जो कमेटी है उसका डिसीजन। अब माइनर में भी 3, 4, 5 काफ़ी पेनल्टीज डिफाइन की हुई हैं, तो वो उसमें से या तो कोई एक दे सकते हैं या सारी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म है वो कितना है। अच्छा, इसके अलावा मैं सज़ाएं भी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि क्या क्या सज़ा इसमें शामिल है। इसमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, बैन ऑन रिक्रूटमेंट फॉर 1 ईयर इन एनी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट, और ये मेजर सज़ाएं मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मॉडरेट में वार्निंग है, ब्लैक लिस्टिंग है, और अगर किसी को किसी ग्रांट से महरूम करना है, तो इस तरह की लेवल या नेचर ऑफ प्लेजरिज्म डिटरमिन करने के बाद, जो कि एक कमेटी और एक्सपर्ट्स के थ्रू किया जाएगा, उसके बाद ये सज़ाएं जो हैं वो दी जाती हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है। अगर किसी को इन सज़ाओं पे कोई एतराज़ हो या कोई इन सज़ाओं के ऊपर अपील में जाना चाहे, तो हमारे पास पूरा वे आउट है। फर्स्ट अपील वो इंस्टीट्यूट में ही करेगा,
और सेकंड अपील जो है वो HEC में की जा सकती है। तो पूरा एक मैकेनिज्म इस पॉलिसी में डिफाइंड है। अच्छा, ये बताइएगा कि प्लेजरिज्म के हवाले से शिकायत कैसे और किसको भेजी जा सकती हैं, क्योंकि इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है और बच्चों को भी पता नहीं होता है। और किसी साजा की बात करें तो एकेडमिक में भी जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो प्लेजरिज्म के हवाले से अगर कोई शिकायत दर्ज करवानी हो तो वो किसको करवाई जा सकती है? ये इकरा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, जो न्यू पॉलिसी है उसमें HEC का रोल और इंस्टीट्यूशन का रोल जो है वो बहुत क्लियरली विद हेडिंग मेंशन कर दिया गया है। अगर किसी ने भी किसी रिसर्चर के अगेंस्ट, किसी फैकल्टी के अगेंस्ट या इवन स्टूडेंट के अगेंस्ट भी प्लेजरिज्म की कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कराना चाहता है, तो वो सबसे पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को लिखेगा, ये कंप्लेंट उसके पास लॉन्च कराएगा और फिर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूनिवर्सिटी एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी को वो केस रेफर करेगी। और इस ये जो कमेटी है इसकी कंपोजिशन भी मैं बताना चाहूँगी कि इसमें डीन, सीनियर प्रोफेसर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और एक HEC का नॉमिनी शामिल होता है। HEC का नॉमिनी जो है वो इसीलिए इस कमेटी में रखा गया है ताकि वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सके ऑन पॉलिसी, इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन बता सके और ट्रांसपेरेंसी का जो एक एलिमेंट है वो उस कमेटी में बरकरार रहे। तो ये कमेटी बाउंड होती है कि अपनी फाइंडिंग्स विद इन 30 डेज जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को जमा कराए। और इसी तरह से अगर किसी ने, चाहे वो अक्यूज़र है या कंप्लेनेंट है, अगर उसने अपील में जाना है तो उसके पास जो है नेक्स्ट 30 डेज होते हैं कि वो अपील कर सके उस फैसले के खिलाफ। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी भी इदारे का सरबराह, वाइस चांसलर जो है वो प्लेजरिज्म में मुलविस हो तो क्या उनके खिलाफ भी FIR या कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो हो सकती है? जी, मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, तो इसमें किसी को भी बरी-उज़्ज़मा नहीं किया गया है। अगर वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर भी यही पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन थोड़ा इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तरीक़ाकार इसलिए मुख्तलिफ है कि अगर वो अपनी ही यूनिवर्सिटी एंटी प्लेजरिज्म कमेटी में केस भेजेगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी फेवर में केस आ जाए। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है एक नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है जिसको हम नेशनल प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और इस स्टैंडिंग कमेटी के जो कन्वीनर हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC हैं और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन है। इसमें जो है एमिनेंट प्रोफेसर और एजुकेशनिस्ट को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इसमें हर डिसिप्लिन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये नेशनल प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी जो है HEC में है, तो ऐसी कंप्लेंट्स जो किसी VC के अगेंस्ट हैं या किसी इदारे के सरबराह के अगेंस्ट हैं, तो वो कंप्लेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली HEC की तरफ आती हैं, जिसको NPSC के थ्रू जो है रिजॉल्व किया जाता है। अक्सर रिसर्च में देखा जाता है कि 2 और 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं वो किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अगर किसी रिसर्च में प्लेजरिज्म पाई जाती है तो क्या उसके साथ जो को ऑथर होगा उसका तो वो भी जिम्मेदार करार पाएगा, उसे भी सजा दी जाएगी या नहीं? देखिए, अगर को ऑथर को पता है कि ये प्लेजराइज्ड वर्क है, उसके नोटिस में है और उसकी कंसेंट से पब्लिश हुआ है और उससे वो कोई बेनिफिट भी ले रहा है। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि फैकल्टी के लिए नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो हैं वो मुख्तस होती हैं। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 पब्लिकेशंस मैंडेटरी हैं, तो अब 10 का नंबर पूरा नहीं हो रहा तो जी जिस तरह का भी काम है मेरा नाम उसमें जा रहा है, तो लोग उसको अवेल कर लेते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि ये प्लेजराइज्ड वर्क है। तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी कुछ कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है उनकी डिग्री की, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। समटाइम्स जो को ऑथर का कॉन्सेप्ट है कि आप डिवाइड कर देते हैं अपने रिसर्च पेपर को डिफरेंट पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिवाइड करते हैं रिसर्च पेपर को 2 पार्ट्स में, तो एक उसका राइटअप का पार्ट है, दूसरा उसका एनालिसिस और फाइंडिंग्स का पार्ट है। तो अगर जब इसको किसी भी डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर में से जब हम प्लेजराइज्ड वर्क को रन करते हैं, तो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को असेस करें कि किस पोर्शन में से आ रहा है ये प्लेजराइज्ड वर्क। अगर वो कंटेंट में से या बॉडी में से आ रहा है तो फिर वो ऑथर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए जिसके पोर्शन में से प्लेजरिज्म आ रहा है। और अगर ये फाइंडिंग्स या एनालिसिस वाले पोर्शन में से आ रहा है तो जिसने वो वाला राइटअप किया है
वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। तो ये इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, इसमें जो कमेटी की कंसिडरेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर्स करती हैं इस मामले को डिसाइड करने के लिए कि को-ऑथर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं अगर प्लेजरिज्म हुआ है तो। अभी हम प्लेजरिज्म के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर कोई किसी रिसर्च में प्लेजरिज्म पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर दरख्वास्त दायर करवाने से, कंप्लेन करवाने से असातिज़ा हो, स्टूडेंट्स हो, सब डरते हैं। तो क्या प्लेजरिज्म के हवाले से बेनामी दरख्वास्त जो है वो दर्ज करवाई जा सकती है, ताकि अगर हम दरख्वास्त दर्ज करवा रहे हैं तो दरख्वास्त देने वाले का जो नाम है वो जाहिर ना हो? नहीं, जो बेनाम एप्लीकेशन है उसके ऊपर HEC कोई एक्शन नहीं लेता है। इसकी रीज़न ये है कि देखें, जो प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी है, समटाइम्स ये हमारी पॉलिसी में भी मेंशन्ड है कि उसको अगर हेयरिंग अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कंप्लेनेंट को भी और एक्यूज्ड को भी, तो अगर बेनाम एप्लीकेशन होगी तो उस तक अप्रोच मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा इंक्वायर करते हुए समटाइम्स किसी मज़ीद एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर कोई बेनाम एप्लीकेशन होगी तो हम किससे जाके पूछें कि जी ये हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट, तो फिर इस तरह से कमेटी का काम भी मतलब डिले हो जाता है, वो कुछ कंक्लूड भी नहीं कर पाते और ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। इसीलिए ये जो हमारी नई पॉलिसी आई है उसमें स्टेप्स मेंशन हैं कि अगर कोई कंप्लेनेंट बनना चाहता है, समझता है कि प्लेजराइज्ड वर्क हुआ है और उसके पास तमाम एविडेंसेस है, तो वो अपना CNIC कार्ड की कॉपी, नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, प्लेजराइज्ड वर्क और जो ओरिजिनल सोर्स है उस प्लेजराइज्ड जहाँ से वो रेफर कर रहा है कि ये ओरिजिनल सोर्स है और ये इसमें से प्लेजराइज्ड है, ये तमाम चीज़ें जो है अलोंग विद हिज और हर कंप्लेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा ताकि वो कमेटी देख सके और उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले सके। अगर प्लेजरिज्म के हवाले से कोई झूठी शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो उसके इस तरह के अमल को रोकने के लिए क्या पॉलिसीज जो हैं वो तैयार की गई हैं? देखिए, जो HEC है वो फॉल्स एलिगेशन को डिस्करेज करता है। जब आपके पास तमाम हकाइक हैं तभी आप अपनी तमाम आइडेंटिटी के साथ कंप्लेंट लॉन्च करें, और इसके लिए भी इस पॉलिसी में जो है मुख्तलिफ सज़ाएँ मुख्तस की गई हैं कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन करता है किसी के ऊपर, देखिए ये रिप्यूट की बात है, किसी को आप डिफेम कर रहे हैं तो इसके ऊपर डिफेम लॉ भी एप्लीकेबल होते हैं, प्लस ब्लैक लिस्टिंग उसकी की जाती है, वेबसाइट पे उनका नाम दिया जाता है, और अगर वो किसी इदारे का एम्प्लॉय है तो END रूल्स के तहत उसके खिलाफ इंक्वायरी भी की जा सकती है। तो ये तमाम सज़ाएँ फॉल्स एलिगेशन वाले के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं और ये हमारी पॉलिसी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, तो ताकि फॉल्स एलिगेशन को हम डिस्करेज कर सकें। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या चैट GPT की, आजकल ये स्टूडेंट्स में और तमाम डिजिटलाइजेशन में अगर देखें तो बहुत इन हो चुका है, तो क्या चैट GPT का इस्तेमाल भी प्लेजरिज्म के जुमरे में आता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में अभी बताया था कि जो रिसर्च है ना, या तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में, या फिर आप जो है कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे होते हो, कुछ नया लेकर आ रहे होते हो। तो ये जो चैट GPT है ये सिर्फ आपको लिटरेचर, जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको समराइज करके देता है, तो ये उस तरह से आपकी रिसर्च में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ से डेटा लेते हैं तो इसमें साइटेशन का इशू आ जाता है कि उसने तो आपको डेटा समराइज करके दे दिया जो अवेलेबल लिटरेचर था, लेकिन वो कहाँ से लिया है, आपके पास उसका कोई साइटेशन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, ना ही आप ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ विदाउट साइटेशन होगी, विदाउट क्रेडिट होगी, विदाउट एट्रीब्यूशन होगी, वो प्लेजरिज्म के जुमरे में आएगी। सही। अच्छा सादिया बुखारी साहिबा, ये बताइएगा कि अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके मवाद के ज़राए का बताया जाए या साइटेशन शामिल की जाए तो ये भी प्लेजरिज्म में शुमार होगा, या इसके अलावा ये भी बताइएगा कि प्रॉपर साइटेशन कैसे लिखी जा सकती है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सारा फोकस ही इस चीज़ पे। देखिए, अब जब भी आप किसी नई चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पुराने का रेफरेंस दें। तो वो रेफरेंस कहाँ से आएगा? आप जाहिर है पुराने कोई आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि प्रीवियस लिटरेचर जो है वो ये कह रहा है। लेकिन खाली कहना काफ़ी नहीं है, आपने बताना है कि ये सोर्स है, इस आर्टिकल से यहाँ से ये लिया गया है, इसका
ये ऑथर है। प्रॉपर अगर आप साइटेशन करते हैं या कहीं से एज इट इज़ मटेरियल भी लेते हैं तो उसको भी कोटेशंस में लिखते हैं, तो ये प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में नहीं आएगा। वो आपका अपना वर्क कंसिडर किया जाएगा कि आप लिटरेचर ये कहता है और इसमें आप ये कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ये तो प्लेजरिज्म नहीं है। अब जब आपने सवाल किया कि किस तरह से सिखाया जाए कि साइटेशन किस तरह से की जाती है, तो अगेन मैं अपनी HEC की एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी को रेफ़र करूंगी। इसमें बताया हुआ है कि MLA स्टाइल शीट है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ये स्टाइल है। दुनिया में बहुत सारे स्टाइल हैं रेफरेंसिंग के, MLA है, APA स्टाइल है, तो इनके मैनुअल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास कोप गाइडलाइंस अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे जो हैं रिसर्च इंटरनेशनल रिसर्च एथिक्स के नॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो होना ये चाहिए कि रिसर्च एथिक्स का कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट्स में मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ रहे हो उसी फेज में उनको बता दिया जाए कि ऐसे रेफरेंसिंग की जाती है। अगर आपने MLA स्टाइल यूज़ करना है तो इसका तरीक़ाकार ये है, अगर आपने APA स्टाइल यूज़ करना है तो इसका तरीक़ाकार ये है। अगर ये आप स्टूडेंट लेवल में ही उसको बता देंगे, और फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एडवाइज़र के ऊपर, जो सुपरवाइज़र होते हैं। जब आपके पास स्टूडेंट आता है तो आप भी उनको बताएं कि इस तरह से साइटेशन करनी है, इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट को लेके चलना है। और एक और तरीका ये हो सकता है कि अवेयरनेस सेमिनार्स करा दिए जाएं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको पता हो। देखिए, आप शुरू से ही बताएंगे कि ये चीज़ प्लेजरिज्म है और इस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। अगर आप इसको प्रॉपर रेफरेंस करेंगे, प्रॉपर एट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर ये प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब डे 1 से उसको क्लैरिटी उसमें लेके आएंगे तो वो खुद डिग आउट करेगा कि कौन कौन से मैनुअल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। तो वो उनको पढ़ेगा, उनको देखेगा और उसी तरह से अपना जो रिसर्च वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें HEC प्लेजरिज्म के अमल में कोई रियायत देता हो? देखिए, इकरा HEC जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स प्लेजरिज्म। चाहे वो इदारे का सरबराह है, चाहे वो एम्प्लॉय खुद है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का सरबराह है, चाहे वो स्टूडेंट है, स्कॉलर है, फैकल्टी है, रिनाउंड पर्सन है, प्लेजरिज्म से किसी को भी हम कहेंगे कि वो उसके लिए एक्विटल नहीं है। इसके अंदर ये जो प्रोसीजर है उसको इसमें से गुजरना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर एस्टेब्लिश हो जाती है तो जो सज़ाएं बयान की गई हैं हमारी पॉलिसी में वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, तो किसी को भी रियायत नहीं है। अच्छा, सादिया साहिबा, ये बताएगा कि कोई भी रिसर्चर कैसे अपनी रिसर्च में प्लेजरिज्म को देख सकता है ताकि वो उससे गुरेज कर सके। अगर HEC की हम बात करते हैं तो HEC ने कोई ऐसी सहूलत रिसर्चर्स के लिए मुहैया की है ताकि वो अगर किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो अपना प्लेजरिज्म देख सकें और उससे जो है वो गुरेज करें? देखिए, आपने बात की कि प्लेजरिज्म देखा जा सके। अगर एक स्टूडेंट खुद से काम कर रहा है, अपना राइटअप लिख रहा है, प्रॉपर साइटेशन कर रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्लेजराइज्ड वर्क है। तो ये देखने का तो कोई इस तरह से ज़रिया नहीं है। अलबत्ता फैकल्टी के लिए और सुपरवाइजर्स के लिए फंड पैकेज के तहत जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, जिस आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्निटिन है, उसके थ्रू आप ये ज़रूर डिटरमिन कर सकते हैं कि किस लेवल का कहाँ सिमिलैरिटी आ रही है। इवन ये टूल जो है हमें AI की डिटेक्शन भी बता देता है, तो उससे थोड़ा जो सुपरवाइज़र है और स्टूडेंट है कॉशियस तो हो सकता है, लेकिन ये स्टूडेंट को देखिए ये इंटरनल चीज़ें होती हैं, ये पता है। अगर मैं कॉपी पेस्ट की इंटेंशन से काम करूँगी तो मुझे पता है कि मेरा काम प्लेजराइज्ड है, और अगर मैं खुद से अपनी स्किल डेवलप करते हुए काम करूँगी तो मुझे पता है कि मेरा जो है काम वो बिल्कुल ठीक है। इसमें सिमिलैरिटी आ सकती है, लेकिन वो उस तरह की नहीं होगी कि मैंने कहीं से मोज़ैक सिमिलैरिटी नहीं होगी, कहीं से कॉपी पेस्टेड मटेरियल जो है विदाउट साइटेशन अपना बना के मैंने शो नहीं किया हुआ। तो ये स्टूडेंट को या रिसर्चर को पता होता है, तो इसलिए ये टूल तो मेरे ख्याल से फिक्सिंग का रोल प्ले करते हैं। अगर हम टूल्स दे दें उनको कि आप ये देखें अपना प्लेजरिज्म कितना आ रहा है और फिर बैठ के इसको फिक्स करें, तो ये टूल फिक्सिंग का रोल प्ले करेंगे, जिसको हम डिस्करेज करते हैं।
हम साइटेशन की तरफ, हम लिटरेचर रिव्यू की तरफ और हम अवेयरनेस की तरफ कि ये गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, आप इनको फॉलो करें, रिसर्च एथिक्स का कल्चर प्रमोट करें अपने इंस्टीट्यूशंस में, इसका कोर्स मैंडेटरी करें अपनी इंस्टीट्यूट में। हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ताकि एक ओरिजिनलिटी वाला कॉन्सेप्ट आए, एक ओरिजिनल रिसर्च जो है वो प्रोड्यूस हो और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे स्कॉलर्स जो हैं वो ओरिजिनल रिसर्च की तरफ जाएं। अच्छा सादिया बुखारी साहिबा, एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे, तो उसका बताइएगा कि प्लेजरिज्म की रोकथाम के लिए तालीमी इदारे और तलबा खुद किन इकदामात को इख्तियार कर सकते हैं ताकि वो इस प्लेजरिज्म से बच सकें और अपनी रिसर्च जो है वो जनरेट कर सकें? देखिए, ये मैंने बहुत बार रिपीट भी किया है इस प्रोग्राम में कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो HEC है, चाहे वो सुपरवाइज़र है, चाहे वो स्कॉलर है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का हेड है। वो अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट कराएं इस पॉलिसी की, ये हमने वेबसाइट पे रखी हुई है, वो इसको पढ़ें ताकि इसमें 12 टाइप्स बताई हुई हैं कि ये चीज़ें प्लेजरिज्म में काउंट होती हैं। अगर कोई इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ लेता है तो बहुत ज़्यादा उसको क्लैरिटी आ जाती है कि क्या क्या चीज़ प्लेजरिज्म है और किससे हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मैनुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, कोप गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, MLA जो स्टाइल शीट्स अवेलेबल हैं और APA के मैनुअल्स अवेलेबल हैं। इनको अगर देखिए, थोड़ी सी एफर्ट है स्टूडेंट की, अगर वो थोड़ी सी एफर्ट कर ले और ये मैनुअल्स पढ़े, इनको देखे कि किस तरह से रेफरेंसिंग की जाती है, किस तरह से इन स्टाइल्स को अडॉप्ट किया जाता है, तो वो यकीनन प्लेजरिज्म से बच जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया बुखारी साहिबा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को आज के इस प्रोग्राम से प्लेजरिज्म के हवाले से बहुत सी मालूमात फराहम हुई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान इकरा अवान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।